हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के चैप्टर 10 के बारे में, जो कि रिस्क रिटर्न एंड परफॉर्मेंस ऑफ फंड्स को लेकर के है। इसके पार्ट 1 में हम सर्टेन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 में जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं लेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिस्क बेसिकली म्यूचुअल फंड के पर्सपेक्टिव से दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं उनकी। ये स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में भी इनको हाईलाइट किया गया है। तो पहला है स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर, दूसरा है स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर। स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर जो होते हैं ये जनरल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी तरह के फंड्स को एप्लीकेबल होते हैं। जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हुई या इकोनॉमी वाइज जो कंडीशंस हुई उनको स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर्स में लिया जाता है। स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर में पर्टिकुलर स्कीम कैटेगरी या पर्टिकुलर फंड की जो सिक्योरिटीज़ या पोर्टफोलियो में जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके स्पेसिफिक क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। चलिए बात करते हैं जनरल रिस्क फैक्टर्स की। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में कई तरह के रिस्क होते हैं। उसको इन्वेस्टमेंट रिस्क बोला जाता है। जैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, तो कभी कभी किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी की ट्रेडिंग हो सकता है बहुत ज़्यादा ना हो, ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा ना हो। तो अगर आप किसी सिक्योरिटी के होल्डर हो, आपके वो पोजीशंस में है, तो आपको उसको सेल करना हो तो मुश्किल आ सकती है। सेटलमेंट रिस्क का मतलब है कि सर्टेन फंड्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको सामने वाली पार्टी के साथ आप सेटलमेंट करना चाहते हो, बट ड्यू टू ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी एक रीज़न होता है, दूसरा काउंटर पार्टी रिस्क की वजह से या ड्यू टू लो ट्रेडिंग की वजह से कुछ सेटलमेंट रिस्क भी हो सकते हैं। मतलब आप बेचना चाहो, आपने फाइनलाइज भी कर लिया है, बट आपका सेटलमेंट नहीं हो रहा है। लिक्विडिटी रिस्क भी अराउंड इसी के है कि जहाँ पे आपको जब इन्वेस्टमेंट को आपको इस इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलना हो, सेल ऑफ करके अपनी पोजीशन को क्लियर ऑफ करना हो, तो उस तरह के रिस्क भी इन्वेस्टमेंट रिस्क में कंसिडर होते हैं। डिफ़ॉल्ट रिस्क बेसिकली जो ये डेट सिक्योरिटीज़ होती हैं, अगर आपने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है और जिस कंपनी ने उस डेट सिक्योरिटीज़ को इशू किया हुआ है, अगर वो डिफ़ॉल्ट कर दे तो आपका पूरा पैसा डूब सकता है। तो इस रिस्क को डिफ़ॉल्ट रिस्क बोलते हैं। द पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिंसिपल। द पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिंसिपल में आता है कि आपने इक्विटी में पैसा लगाया हुआ है, उसमें आपने 10 स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स ने आपके बिहाफ पे खरीद रखे हैं फॉर एग्जांपल, और उनमें से 10 के 10 लॉस में है। तो आपका जो मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है जब से उसको जज किया जा रहा है, अगर वो लॉस में है तो जो इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है उनका प्रिंसिपल का पॉसिबल लॉस भी हो सकता है। फिर चूंकि प्राइस, वैल्यू और इंटरेस्ट रेट जो भी सिक्योरिटीज से रिलेटेड है वो फ्लक्चुएट करते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं। जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो भी ऊपर बढ़ सकती है, घट सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे जो डेट सिक्योरिटीज़ है, अगर जो एग्जिस्टिंग डेट सिक्योरिटीज़ हैं वो इशूड है मार्केट में, किसी ने उसको होल्ड करके रखा है, बट पैरेलली इंटरेस्ट रेट एज अ इकोनॉमी में ओवरऑल रिड्यूस होते हैं, तो जिस व्यक्ति ने पहले से हायर इंटरेस्ट पे लेके रखा है उसके लिए तो अच्छा है। बट मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के केस में क्या होता है, आपका जो बॉन्ड का प्राइस है वो गिर जाता है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को हायर इंटरेस्ट रेट के नए बॉन्ड्स में लगाने का मौका है, तो आपके वो एग्जिस्टिंग कम इंटरेस्ट रेट वाले बॉन्ड में क्यों पैसा लगाएगा, राइट। तो उस केस में जिस प्रोपोर्शन में वो यील्ड इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है करंट मार्केट में, उसी परसेंटेज में, उसी एवज में आपका बॉन्ड का प्राइसेस भी गिर जाता है। पास्ट परफॉर्मेंस जो है स्पॉन्सर्स की, एएमसी की या म्यूचुअल फंड की कोई गारंटी नहीं देते कि फ्यूचर में वो वैसा ही परफॉर्म करेंगे। नेम ऑफ द स्कीम कुछ भी ऐसा नहीं बोलता है कि हमारी स्कीम की क्वालिटी क्या है, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, रिटर्न कितना देगा। और इस तरह से अगर स्कीम का नाम जो भी असाइंड है उसके बेसिस पे आप स्पॉन्सर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हो कि पहले इसने पास्ट में इतना रिटर्न दिया, अब नहीं दे रहा है। तो ये जनरल रिस्क फैक्टर्स। बात करते हैं लिक्विडिटी रिस्क की, जो जनरल रिस्क फैक्टर का ही पार्ट है। तो इसमें जो मेन रिस्क हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो लिक्विडिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड इन स्कीम में बी रिस्ट्रिक्टेड बाय ट्रेडिंग वॉल्यूम, सेटलमेंट पीरियड्स एंड ट्रांसफर प्रोसीजर्स। फॉर एग्जांपल एक मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे आपने रियल एस्टेट ले रखा है, तो रियल एस्टेट में सेटलमेंट पीरियड का टाइम थोड़ा ज़्यादा है, तो आपकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं है तो उसमें भी लिक्विडिटी का इशू हो सकता है। ट्रांसफ़र प्रोसीजर में अगर टाइम लग रहा है तो उसमें भी लिक्विडिटी रिस्क है। तो इन्वेस्टमेंट को चूज़ करने का लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। कहीं कहीं आपको सर्टेन लाइफ गोल्स के लिए, सर्टेन सिचुएशंस के लिए आपको लिक्विडिटी
इन्वेस्टमेंट में तुरंत होनी चाहिए। तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं मार्केट में। बट चूंकि आप बहुत बार आपको नहीं पता होता, आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कर देते हो जिसमें लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है। जब आप पैसा निकालना चाहो तब निकाल नहीं सकते हो, है ना। लिक्विडिटी का सिंपल मतलब है फ्लूइडिटी, कितनी आसानी से आप लिक्विडेट कर सको। लिक्विडेट करने का मतलब हुआ आपने जो पैसा जहाँ इन्वेस्ट किया है वहाँ से वापस निकाल के उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में अपने पास किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ कर सको। इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी सिक्योरिटीज में हाई मार्केट लिक्विडिटी भी होती है, बट कभी कभी ड्यू टू इकोनॉमी वाइज, सेक्टर वाइज, जनरल मार्केट में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो उस समय पे ये चीज़ें बहुत सारी रिस्क लेके आ जाती है। और एक और होता है कि जैसे किसी वजह से मान लीजिए पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग की वजह से या बहुत सारे लोग पैसा निकाल रहे हैं मार्केट से, है ना। तो उस समय क्या होता है, अचानक से बहुत सारे लोग अपने रिडेम्पशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो जो कि म्यूचुअल फंड एज अ फंड या स्कीम के पास लिमिटेड अमाउंट वो लोग रखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5% फॉर रिडेम्पशन और लिक्विडिटी पर्पज। बट अगर अचानक से 40% लोग पैसा निकाल लेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनको बेचने पड़ेंगे। और फिर उनका हाथ बहुत वहाँ पे टाइट हो जाता है कि कौन सा बेचे, कैसे बेचे। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स वो लॉस में भी बेच सकते हैं। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। मूव करते हैं सेकेंड स्लाइड पे। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब भी मार्केट में इन जनरल इंटरेस्ट रेट ऊपर बढ़ते हैं तो जो एग्जिस्टिंग फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ होती हैं उनके प्राइसेस नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर किसी को आज की डेट में नए बॉन्ड में 12% फॉर एग्जांपल 9% का कूपन मिल रहा है और मैंने ऑलरेडी पास्ट में 6% पे लगा रखा है, तो मैं एज अ उस बॉन्ड का होल्डर, 6% का होल्डर, अगर मुझे उसको सेकेंडरी मार्केट में बेचना हो, किसी और को सेल करना हो, तो वो क्या बोलेगा कि मैं तुम्हारा 6% का क्यों लूँ, मेरे पास तो मार्केट में 8% वाला नया बॉन्ड अवेलेबल है, मैं जाके उसको ले लूँगा। तो उस केस में चूंकि उस पर्टिकुलर बॉन्ड की जो आपने होल्ड करके रखा है उसकी डिमांड गिर जाती है। डिमांड गिरने की वजह से क्या होता है, आपका जो प्राइस होता है वो गिर जाता है। जो एक्सटेंट ऑफ फॉल और राइज इन प्राइसेस होता है, ये कूपन और मेच्योरिटी ऑफ द सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है। फिर आता है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। ये रिस्क होता है जब आप देखिए, आपने जब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट किया हो किसी सिक्योरिटी में, उस समय का इंटरेस्ट रेट कुछ और हो सकता है, मान लीजिए 8% का है। बाद में जो आपको डिविडेंड मिला या जो आपने री इन्वेस्टमेंट उसमें कर रहे हो वापस, तो मान लीजिए उसमें उस समय पे जो स्कीम के पोर्टफोलियोज होंगे उसमें हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में 8 की बजाय 6% चल रहा हो, राइट। तो जब आप 6% वाले में लगाओगे तो ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। तो इन सच केसेस में आपके बेनिफिट रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक रिस्क। मान लीजिए किसी वजह से स्लो डाउन है ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, या मैक्रो इकोनॉमिक जो इम्बैलेंसेस हैं बिकॉज ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेवल फिजिकल डेफिसिट की वजह से ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कंट्री में रिड्यूस हो सकता है। तो ओवरऑल जो मार्केट एक्टिविटी है वो कम हो सकती है और आपके जो रेट ऑफ रिटर्न, आप चाहे वो डेट हो चाहे इक्विटी हो, उसमें आपके रिड्यूस हो सकते हैं। तो ये भी एक रिस्क है। फॉरेन करेंसी रिस्क, ये द स्कीम में भी डिनोमिनेटेड इन INR विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द होम करेंसी फॉर FPIs, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन द म्यूचुअल फंड। तो बेसिकली क्या है, इंडियन स्कीम जो होंगी वो INR में होंगी। जब कोई FPI उसमें आके इन्वेस्ट करेगा तो मान लीजिए उस समय, मान लीजिए डॉलर, कोई US का बंदा है, FPI है, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, उस समय उसने 70 रुपये पे पैसा लेके आया और उसने इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया। बट जब वो उसको रिडीम कर रहा है तो मान लीजिए उसने जो भी पैसा कमाया हो 20%, 10% सालाना के हिसाब से, अब उसी एवज में जो क्या नाम है ये US डॉलर जो है, अगर ये वीक हो गया का मतलब 70 से 80 हो गया, तो अभी सोचिए आप 70 रुपीज़ पर डॉलर। तो उसने जब खरीदा था तो $1 के $1 को उसने कन्वर्ट कराया था 70 में, ठीक है। अब जब वापस वो निकाल रहा है तो अगर वो 80 हो गया तो आप सोचो कि उसको ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं सेम डॉलर निकालने के लिए जो उसने प्रिंसिपल इनिशियली लगाया था, तो उसका लॉस हो सकता है। जो INR वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है विच ट्रांसलेटेड इनटू होम करेंसी बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कुड बी लोअर बिकॉज ऑफ द करेंसी मूवमेंट। बिल्कुल यही बात मैं कर रहा था।
The AMC does not manage currency risk for foreign portfolio, and it is the sole responsibility of FPIs to manage or reduce currency risk on their own. नेक्स्ट मूव करते हैं स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर पे। तो स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर में क्या है, जैसे इक्विटी रिलेटेड क्या है, बॉन्ड रिलेटेड क्या है, मिड कैप रिलेटेड क्या है, वगैरह वगैरह, बेस ऑन एक पर्टिकुलर स्कीम के क्लासिफिकेशन के बेस पे क्या रिस्क हो सकते हैं। सो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ वोलेटाइल हो सकती हैं और उनका फ्लक्चुएशन, प्राइस फ्लक्चुएशन डेली बेसिस पे हो सकता है। और जो लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू इक्विटी है, ये आपके ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और सेटलमेंट पीरियड्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। So the inability of scheme to make unintended security purchases due to settlement problems could cause the scheme to miss certain investment opportunities. मतलब अगर आपने कोई सी सिक्योरिटी को बेचा है बट उसका सेटलमेंट 3-4-5 दिन में, लंबा सेटलमेंट टाइम है, और उसी बीच में आपको कुछ और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आपको मिस आउट कर सकते हो, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर टाइम बीइंग के लिए होंगे और फिर वो निकल जाती हैं। Similarly, the inability to sell securities held in the scheme portfolio would result at times इन पोटेंशियल लॉसेस टू स्कीम। मान लीजिए कभी किसी समय पे आदमी उसको बेचना चाहता है, उसका प्राइस अच्छा है या ठीक है, और उसके फर्दर चांसेस हैं उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के नीचे जाने की, उसकी प्राइस के। अगर वो बेच नहीं पा रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, मान लीजिए सामने वाला कोई बायर ही नहीं मिल रहा है, या मान लीजिए वो नॉन ट्रेडेड सिक्योरिटी है, तो उन सब केसेस में पॉसिबल लॉस हो सकता है। फिर जो मिड कैप और स्मॉल कैप होती हैं, इन लोगों में इन्वेस्टमेंट इसी प्रेमाइस पे किया जाता है कि ये कंपनीज जो हैं अपनी अर्निंग्स को बहुत फास्टर पेस से बढ़ा सकती हैं। सो इनका जो प्राइस होगा वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। प्राइस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेड होता है कि जो उनका एक्सपेक्टेड अर्निंग रिजल्ट है वो भी उसी कंपेरिजन में ग्रो करेगा। बट ऐसा हिस्टोरिकली ऑब्जर्व किया गया है कि जब आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ऐसे ऊपर से नीचे जाते हो तो आपका जो रिस्क है वो बढ़ता जाता है और आपकी मार्केट लिक्विडिटी भी रिड्यूस होती जाती है। एक मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, अगर आपको समझना हो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के पर्पज़ से कैसे लार्ज कैप को समझा जाता है। तो जो पहली 1 to 100 कंपनी होगी फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, उसको लार्ज कैप स्टॉक्स बोला जाएगा। 101 to 250 तक को मिड कैप एंड 250 फर्स्ट ऑनवर्ड्स को स्मॉल कैप स्टॉक बोला जाएगा। Risk associated with dividend. Dividend is due only when declared. There is no assurance that a company may continue paying dividend in future. समझे? तो डिविडेंड जो है तभी डिक्लेयर करा जाएगा जब तभी दिया जाएगा जब वो डिक्लेयर होगा। ऐसा नहीं कि जब मन में उठाया तब दे दिया, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं कि कोई भी कंपनी या कोई भी फंड या कोई भी स्कीम कंटिन्यूसली डिविडेंड देती रहेगी फ्यूचर में। तो इसको बोलते हैं डिविडेंड रिस्क। सो बहुत बार ऐसा जो स्कीम्स होती हैं डिविडेंड फंड्स होते हैं फॉर एग्जांपल, वो ऐसी कंपनी से पैसा लगाते हैं जो डिविडेंड जिनसे एक्सपेक्टेड होता है। बट मान लीजिए सिचुएशंस ओवरऑल मार्केट की या डिमांड इतनी अच्छी नहीं है जिस इंडस्ट्री में वो कंपनीज काम कर रही हैं, तो उस केस में क्या होता है, उनको कोई भी उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उन्होंने डिविडेंड स्टॉप कर दिया फॉर टाइम बीइंग। तो ये रिस्क जो है डिविडेंड फंड्स के लिए हो सकता है। फिर डेरिवेटिव्स के लिए क्या रिस्क एसोसिएट हो सकते हैं? ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स कैरीज अ हायर डिग्री ऑफ रिस्क ऑल्दो दे आर ट्रीटेड एट रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ मार्जिन विच प्रोवाइड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेट प्रॉफिट और लॉस इन कंपैरिजन टू प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। दस इन्वेस्टमेंट इन डेरिवेटिव्स आर हाईली लिवरेज्ड, है ना। इवन ए स्मॉल प्राइस मूवमेंट इन अंडरलाइंग सिक्योरिटी। तो बेसिकली डेरिवेटिव क्या होता है? जो अपना वैल्यू किसी और अंडरलाइंग सिक्योरिटी से डिराइव करे। तो मान लीजिए डेरिवेटिव जैसे हो गया कि आपने एक डेरिवेटिव बना दिया कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बोल दिया कि जो गोल्ड का प्राइस जिस हिसाब से मूवमेंट होगा मैं उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दूँ। तो एक्चुअली वो गोल्ड उसका अंडरलाइंग सिक्योरिटी है ना। इंटरेस्ट रेट पे ऐसे डेरिवेटिव हो सकते हैं, क्रेडिट डिफॉल्ट पे ऐसे डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। तो जो भी अंडरलाइंग सिक्योरिटी के प्राइस पे अगर थोड़ा बहुत भी मूवमेंट होता है तो वो ओवरऑल एनएवी जो होती है स्कीम की उस पर इम्पैक्ट डाल सकता है। और कुछ रिस्क होते हैं काउंटर पार्टी रिस्क, जैसे मान लो आपने डेरिवेटिव कर रखा है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है दूसरी थर्ड पार्टी से, या ओटीसी ओवर द काउंटर बोलते हैं जिसको, कि आपने एक दूसरी पार्टी के साथ एक डेरिवेटिव एग्रीमेंट साइन किया है और वो पार्टी डिफ़ॉल्ट कर दे, तो वो काउंटर पार्टी रिस्क बोलते हैं। आपका पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, मान लीजिए आपने किसी के साथ कोई काउंटर पार्टी के साथ कोई डेरिवेटिव खरीद रखा है, बट उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए कोई मार्केट में लिक्विडिटी अचानक से ख़त्म हो जाए या ना हो या रिड्यूस हो जाए, तो वो
आप बेच के उसमें से निकल नहीं पाओगे। जब आप बेच के नहीं निकल पाओगे तो उसमें डिमांड कम होने की वजह से ओवरऑल प्राइसेस या आपके बेनिफिट में जो चीज़ें थी वो रिड्यूस हो जाती हैं। मॉडल रिस्क बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपने किसी पर्टिकुलर मॉडल के बेसिस पे रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो। अगर वो मॉडल उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इट इज़ नॉट वर्किंग इन योर फेवर, तो वो रिस्क भी आ सकता है आपके पास। फिर डेट फंड्स में कुछ स्पेसिफिक रिस्क होते हैं, जैसे री इन्वेस्टमेंट रिस्क। मैंने पहले भी इसके बारे में बात किया कि जब आपने बॉन्ड में पैसा डाला है तब हो सकता है हायर इंटरेस्ट रेट हो, बट जब आप उसमें वापस री इन्वेस्ट कर रहे हो 1 साल बाद किसी वजह से डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट हो या आप एक्स्ट्रा पैसा डाल रहे हो, तो हो सकता है उस समय इंटरेस्ट रेट 8% की बजाय मार्केट में 6% चल रहा हो, तो आपका 2% का लॉस, दैट्स अ री इन्वेस्टमेंट रिस्क। रेटिंग माइग्रेशन रिस्क, मान लीजिए किसी डेट को आपने ले रखा है सिक्योरिटी को, उसका A+ रिस्क रेटिंग है, बट किसी वजह से या सिचुएशन बदलने की वजह से आपने जब उसको होल्ड करके रखा हुआ है, एक टाइम पे वो रेटिंग A+ से BB+ हो जाए या BB आ जाए या A आ जाए या मतलब उससे रिड्यूस हो जाए, तो क्या होता है उसकी डिमांड मार्केट में कम हो जाती है, तो उस पर जो भी प्रीमियम होता है लोगों को, जो बेनिफिट होता है वो कम हो जाता है। टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क, ये सारे जो रिस्क है ये डेट सिक्योरिटीज से रिलेटेड होते हैं। मूव करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है कि आप बिजनेस को स्टडी करिए, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करिए टू फिगर आउट कि ये कंपनी पर्टिकुलर इसकी ग्रोथ क्या है, इसके प्राइस बढ़ने के क्या चांसेस है ना। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस बोला जाता है। ये बेसिकली सिक्योरिटी सिलेक्शन स्ट्रैटेजी जो होती है, या जो आप बेसिकली लॉन्ग टर्म में जब इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो जो इन्वेस्टर्स के लिए होता है वो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, जो ट्रेडर के लिए जनरली होता है वो टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि जो भी प्राइस का पिछले कुछ टाइम तक, लास्ट ईयर और डेकेड और मंथ और ईयरली वटेवर, जो भी आपने प्राइस बिहेवियर देखा है उससे आपको एक पैटर्न पता चलता है। उस पैटर्न के बेसिस पे आप फिगर आउट करते हो या आप अंदाज़ा लगाते हो कि इसकी फ्यूचर डायरेक्शन क्या होगी, और फिर वो एनालिसिस का जो आउटपुट होता है उसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। अर्निंग पर शेयर, EPS बोलते हैं। EPS क्या है? अर्निंग पर शेयर। सिंपली अर्निंग मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पर शेयर मतलब डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग, इसको बोलते हैं EPS। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। EPS ये बताता है कि आपके हर एक शेयर पे उस कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, एंड दैट प्रॉफिट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर रहता है PY रेशियो, PE रेशियो बोलते हैं इसको। इसका होता है कि मार्केट प्राइस जो है पर शेयर का, और उसको अगर आप EPS से डिवाइड कर दो, तो बेसिकली ये बताता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए इन्वेस्टर जो है शेयर मार्केट में कंपनी के अर्निंग के कंपैरिजन में कितना पे करने को तैयार है। तो जनरली एक धारणा होती है कि जो हाई PE होता है वो एक्सपेंसिव होता है, जो लो PE होता है वो चीप होता है, वैल्यू स्टॉक हो। बट ऐसा हर केस में सही नहीं हो सकता। कभी कभी हाई PE होने का मतलब ये बात सही है कि आपका कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, बट अगर लो है तो इसका ये भी कारण है कि कंपनी जिस इंडस्ट्री में है वो इंडस्ट्री बहुत अच्छी नहीं हो, सनराइज इंडस्ट्री ना हो, या फिर वो कंपनी की परफॉर्मेंस अब जो है फर्दर गोइंग फॉरवर्ड इतनी बढ़ नहीं रही हो, या मेच्योर हो गई हो, मेच्योर इंडस्ट्री में हो या मेच्योर कंपनी हो गई हो, तो वो लो PE दिखाएगा, बट लोग उस पर ज़्यादा पैसा डालने को तैयार नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है ऐसा, बट इन जनरल लोग मानते हैं कि हाई PE मीन्स ओवर वैल्यूएशन और लो PE मीन्स मतलब इट्स ए वैल्यू स्टॉक। बट जनरली जब PE को देखा जाता है तो उसके पीयर्स के कंपैरिजन में देखा जाता है कि अगर कोई मान लीजिए एक पर्टिकुलर सेक्टर की, केमिकल सेक्टर की कंपनी है, तो उसको जब कंपेयर किया जाएगा उसके PE को बैंकिंग सेक्टर के PE से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो जब आप किसी केमिकल कंपनी का PE देख रहे हो तो आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर का PE कितना है, उसके जो टॉप लीडर्स हैं, टॉप कंपनीज हैं, उनका PE क्या है, उनके कंपैरिजन में देखा जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट। इक्विटी स्कीम्स को फर्दर क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, अभी हम वही बात कर रहे थे, फर्दर उसी को लेके चलते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू क्या होता है आपका? बुक वैल्यू अगर आप देखो, ये अकाउंटिंग बुक की बात हो रही है, तो अकाउंटिंग बुक वैल्यू का मतलब होता है आपकी टोटल नेटवर्थ क्या है। पर शेयर मतलब टोटल जितने भी आप शेयर्स हैं उससे डिवाइड कर दो।
फिर आता है कॉन्सेप्ट बुक वैल्यू पर शेयर में, ये इंडिकेट करता है कि हाउ मच योर शेयर इज़ वर्थ एज पर कंपनीज ओन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बेसिकली जो मतलब अकाउंटिंग मेथड से जो कंपनी का पर शेयर का जो वैल्यू है उसको हम बुक वैल्यू पर शेयर बोलते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट होता है प्राइस टू बुक वैल्यू, मतलब सिंपली मार्केट प्राइस एक शेयर का कितना है, अब बुक वैल्यू पर शेयर का इसको डिवाइड कर दो। और प्राइस टू बुक वैल्यू इंडिकेट करता है कि हर एक शेयर के लिए कितना प्रिपेयर है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स टू पे फॉर उसके प्राइस के कंपैरिजन में, बुक वैल्यू के कंपैरिजन में। नेक्स्ट आता है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड बेसिकली क्या है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। तो डिविडेंड यील्ड मतलब आप समझ लो कि आपको कितना डिविडेंड मिल रहा है ना। मान लीजिए आपको 100 रुपये का एक स्टॉक है, उस पर आपको 12 रुपये आपको डिविडेंड मिला, तो आपका डिविडेंड यील्ड हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 100, दैट इज़ 12%। मतलब 0.12 हुआ, उसको परसेंटेज में आप कवर कर दोगे 12% हो गया। डिविडेंड यील्ड जनरली जो स्टॉक्स के होते हैं, बुल मार्केट जनरली नीचे आते हैं और जो बेयर मार्केट होती है उसमें ऊपर आते हैं। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्टाइल की। दो तरह की स्टाइल होती है, एक होती है एक्टिव स्टाइल, एक होती है ग्रोथ स्टाइल, ग्रोथ स्टाइल, दूसरा होता है जिसमें आप वैल्यू स्टाइल जिसको बोला जाए, है ना। तो ग्रोथ में क्या होता है, बेसिकली हाई ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है जिसमें जो मार्केट से ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हो, जो टॉप लीडर्स होते हैं मार्केट के जनरली, और ये जनरली हाई प्राइस वाले, हाई प्राइस नॉट नंबर इटसेल्फ बट इन कंपैरिजन टू अदर स्टॉक्स, वो हाई प्राइस होते हैं उनके, तो इनको बोलता है जनरली बोलते हैं कि इनका वैल्यूएशन ऑन हायर साइड होता है। बट जब मार्केट में करेक्शन होता है तो यही स्टॉक सबसे ज़्यादा गिरते हैं, और इनका जो इन स्टॉक्स का अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो, इनके हाई पी होते हैं, जो पीईजी रेशियोज होते हैं, और इनका डिविडेंड यील्ड जो है रेशियो लो होता है। मूव करते हैं इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो कि वैल्यू स्टाइल। वैल्यू स्टाइल में क्या होता है कि आप उन स्टॉक्स को पिकअप करो जिनका वैल्यू करंट प्राइस जो है उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो, बेस्ड ऑन द फंडामेंटल एनालिसिस। बेसिकली मार्केट ने अभी तक उस कंपनी के शेयर की वैल्यू को पहचाना नहीं है, इसलिए वो सस्ता है, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, और जब वो मार्केट उसको आइडेंटिफाई करेगा तो उसका प्राइस शूटअप करेगा, तो इसको वैल्यू स्टॉक्स बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फंड भी होते हैं जो वैल्यू स्टॉक्स के अराउंड क्रिएट किए जाते हैं, उस नीड को लेकर के क्रिएट किए जाते हैं। बेसिकली उनके लिए सही होते हैं जिनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है। नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो बिल्डिंग अप्रोच, टॉप डाउन बॉटम अप। टॉप डाउन में क्या होता है, सबसे पहले टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे, सबसे पहले पोर्टफोलियो मैनेजर ये फाइंड आउट करता है कि करेंटली कौन से इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से कौन सी इंडस्ट्री सूटेबल है। पहले वो इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करता है, फिर उसमें नीचे सिक्योरिटीज आइडेंटिफाई करता है। अब बॉटम अप में इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले वो कंपनीज आइडेंटिफाई करता है ना, फिर वो आइडेंटिफाई करता है कि क्या इंडस्ट्री फैक्टर हैं या क्या मार्केट सिनारियो हैं और इनका इस पर इम्पैक्ट क्या है। तो ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं पोर्टफोलियो बिल्ड करने की। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं अगले वीडियो में इसका जो भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेके आता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।